वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, यहाँ पर विद्यार्थियों का नाम दिया गया अंकित, ब्रिजेश, चिराग, दिव्येश, एहान, फारूक, गौतम। यहाँ पर इनके विषय दिए गए इतिहास, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर। ये इसका पूर्णांक है और साथ में नीचे प्राप्तांक का परसेंट दिया है। अगर इस चार्ट को आप देखेंगे तो एकदम नॉर्मल चार्ट है, तो इसको डिकोड करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। चलिए अब सीधा प्रश्नों पर आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं। मतलब अंग्रेजी में ना जो 7 छात्र हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन को देखेंगे तो इंग्लिश सेक्शन ये है ना, यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन है। अब यहाँ पे जो 7 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज कितना है। देखिए इसको करने का ना 2 तरीका है। या तो आप इनका डायरेक्ट पहले मार्क्स निकाले। देखिए ये 50% नंबर मिला है अंकित को, तो 50% मतलब 60 नंबर मिला होगा 120 का। 85% मिला है इसको, तो 85% जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 102 नंबर। एक तरीका तो ये है कि नंबर निकाल करके आप इनको जोड़ करके 7 से भाग दे लीजिए क्योंकि 7 विद्यार्थी। दूसरा तरीका देखिए, जब कभी भी ना ऐसे कैलकुलेशन में आपका बेस सेम रहता है। बेस मतलब जो आपका हर बनेगा, अगर वो सेम है सबके साथ तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, आपको कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी। देखिए यहाँ पे ना आप जो परसेंट दिया, परसेंट को ही आप सीधा सीधा जोड़ दीजिए। तो जब इन सबको आप जोड़ेंगे ना, देखिए ये आपका 50, ठीक है, 50 में 80, तो मैं इसको अपने तरीके से जोड़ दे रहा हूँ। देखिए 5 8 13, 13 7 20, 20 और 6 26, 26 और 9 35, 35 और 8, 35 और 8 की अगर बात करेंगे 43, 43 और 8 51, है ना। 51 मतलब 510 मिला। और देखिए 5 और 5 10, 10 यहाँ से मिलेगा। देखिए जो 520% है ये 7 लोगों को मिला है ना। 7 लोगों को 520% मिला है, तो एक लोगों को कितना मिलेगा, आप यहाँ पे 7 से भाग कर लेंगे। अब इतना परसेंट जो है ना 520/7, ये परसेंट निकाल लीजिएगा 120 का। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे, जो नंबर आएगा वही आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया, है ना। देखिए अब यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 3 बचे, 7 चौका 28, है ना। ये मल्टीप्लाई अगर कराएंगे ना 7.4 × 12 तो 12 7 84, ठीक है, और प्लस में 12 चौका 48, 4.8। तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप इसको देखेंगे तो 84 4 88 और 8, 88.8 मतलब 89 के आसपास जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं 89 किस ऑप्शन में। तो 89 आपका ऑप्शन नंबर ये सी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हल्का सा ऑप्शन ढका हुआ है, तो 89 है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जिस भी विद्यार्थी का पेपर है इसने ये गलत आंसर टिक किया, 75 नहीं होगा 89 आएगा, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो एहान ने 6 विषय में कितना नंबर प्राप्त किया ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आते हैं एहान पर। देखिए एहान का डेटा ये रहा, ये है एहान के मार्क्स, है ना। एहान के मार्क्स से अब इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट परसेंट निकालना है। देखिए एहान को इतिहास में 90% मार्क्स मिला, तो 150 का 90% 135 हो जाएगा, है ना। ये कैसे निकालना है ये मैं आपको अगली वीडियो में डीआई का बेसिक जब लेकर आऊंगा तो आपको सिखा दूंगा। अभी फिलहाल में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं। देखिए 130 का 50% निकालेंगे मतलब आधा, तो ये 65 मिल जाएगा, ठीक। फिर 120 का 90% निकालेंगे, देखिए तो 12 9 108 नंबर हो जाएगा इसका। 100 का 60% मतलब 60 नंबर हो जाएगा। 60 का 70% 42 नंबर हो जाएगा। और 40 का 80% 32 नंबर हो जाएगा। इन सबको हम ऐड कर देंगे। देखिए 5 5 10 और 2 2 4। देखिए यूनिट 5 5 10 8 2 10, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है ना। जिस आंसर का यूनिट डिजिट 2 होगा वो भी सही हो सकता है, बाकी पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 हासिल है 13 2 15, 6 21, 10 31, 6 37, 37 और 3 40 और 40 4 44, 442 जो रहेगा वही ऑप्शन सही रहेगा। बाकी आप यूनिट डिजिट के साथ भी जाकर के देख सकते थे, तो इसका यूनिट डिजिट सिर्फ ऑप्शन बी का था, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका परसेंट न्यूनतम है। देखिए कैसे टैकल करेंगे इसको, आते हैं यहाँ पे चार्ट। देखिए अब परसेंट न्यूनतम है, देखिए यहाँ पे ये विषय हिस्ट्री है ना। अब
इसमें ना आपको डायरेक्ट नहीं निकालना, सबको जोड़ लीजिएगा, जो मिनिमम आएगा वही आपका मिनिमम आंसर होगा। तो आप ऐसे देख के चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100, 90, 70 ये ज़्यादा दिख रहा है, 35, 65 है ना, ये थोड़ा सा मतलब इससे कम है। तो देखिए हिस्ट्री तो सबसे कम हो नहीं सकता, क्योंकि ये वाला देखो ना, यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा ये 35 से 65, ये आपका 30 ज़्यादा है ना, यहाँ पर भी ये ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर कम है लेकिन 3 जगह ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। तो हिस्ट्री तो रेस से बाहर हो गया। देखिए अब इधर आप इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे ना, देखिए इन सब का कंपैरिजन कराइए। देखिए यहाँ पे इंग्लिश को देखेंगे है ना, आप थोड़ा सी सरसरी निगाह से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक अनुमान लगेगा क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा है, बराबर है ना, ये ज़्यादा है, ठीक है, ये हल्का सा कम है, ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो आपका अंग्रेजी भी रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है एकदम स्पष्ट, ये भी नहीं हो सकता है ना। अब बात करेंगे इसी तरीके से, देखिए साइंस इसकी, देखिए इसमें ये जीव विज्ञान में यहाँ पर ये इससे ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, खाली एक जगह कम है, ये भी रेस से बाहर हो जाएगा, जीव विज्ञान भी। बाकी ये तो मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सरसरी निगाह से देख करके, लेकिन आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर लास्ट वाला भी आपको ज़्यादा ही दिख रहा होगा, तो ये भी बाहर हो जाएगा। बाकी आप एक तरीका तो ये आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं, बाकी आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए 9, 8, 17, ठीक है, 17 और 7, 17, 7, 4 कितना हो जाएगा, 17, 3, 20, 4, 24, 36, 30 और 8, 38, 38 और 6, 44, 44 में 7 जोड़ेंगे तो 44, 7 कितना हो जाएगा, 51, तो ये 510 आ रहा है। ठीक, ऐसे सबको जोड़ेंगे और जो मिनिमम आएगा, देखिए यहाँ पे 8, 5, 13, ठीक है, 13 और 9 आपका 22 हो जाएगा, 22, 4, 26, 26 और 6 32 हो जाएगा, 32, 8, 40 और 7, 47, ठीक है, 470 आ जाएगा। ठीक है, इसको तीसरे वाले को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो मिनिमम आएगा है ना वही सबसे कम रहेगा। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन पे, ठीक है, तो इससे आपको नहीं जाना, आप कैलकुलेट कर लेना। ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितने परसेंट है, मतलब ब्रिजेश जो है ना, ब्रिजेश को लगभग कितने परसेंट मार्क्स मिले आपको ये बताना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं ब्रिजेश को कितना परसेंट मार्क्स मिला है ना। देखिए ब्रिजेश कहाँ पर है भैया, ब्रिजेश ही है। देखिए अब ब्रिजेश की अगर परसेंट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब आपको इसका प्राप्तांक निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ब्रिजेश को 80% मिला है, तो 15 × 120 है ना, 120 प्लस है ना। गणित में ब्रिजेश को कितना मिला है, गणित में ब्रिजेश को मिला है 65%। तो इसका जब 65% निकालेंगे तो 13 × 6 = 78 है ना। अब देखिए 130 का 65% है ना, ये आपको निकालना है, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, ये आंसर आपका दशमलव में आएगा। तो जो भी आएगा आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा है ना, मतलब जितना भी मार्क्स बनेगा इसको काट लेते हैं तो मान लीजिएगा आपका फिर से 13/2 है ना, 13 में 169, 169/2 है ना, 84.5 है ना, इतना परसेंट मिलेगा है ना। इसके बाद इंग्लिश में बात करेंगे, देखिए 12 × 7 = 84, 84 मिलेगा है ना। इंग्लिश के बाद यहाँ पे 100 में से 70 मिला है ना, 95 मिला है। तो यहाँ पे मैंने डेटा, ठीक, अब मैंने इसमें देखिए ये 120 सही है, ठीक है, 15 8 ये भी सही है। ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे डेटा तीसरा वाला मिस हो गया, इसको रुकिए, यहाँ पे इस डेटा को सही किया जाए। चलिए ये दूसरे का डेटा है, ठीक है। तीसरे की बात करेंगे, देखिए इंग्लिश की बात करेंगे तो 120 का 85% निकालना है, तो आप 85% निकालेंगे तो यहाँ पे 18 नंबर कम हो जाएगा, 102 मिलेगा, और प्लस 100 में से 95 मिलेगा इसको है ना, 60 में से 30 मिलेगा, और प्लस 40 में से 36 मिलेगा। अब इन सबको ये देखिए, ये इसका प्राप्तांक हो गया, प्राप्तांक हो गया। अब इस तरीके से आप पूर्णांक को भी रखेंगे है ना, पूर्णांक 150, 130, 120, 100, 60, 40 है ना, इस पूर्णांक को रखेंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा लेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा आप उसको देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा जरूर। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया, अगला प्रश्न ये दिया है कि सभी विषयों में 60% है ना या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, मतलब जो सभी विषय है ना उसमें 60% प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो 60% निकलेगा, अब आपका वही तरीका यहाँ पर भी लगेगा। देखिए 60% निकालने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सभी विषय की बात कर रहे हैं, विषय मतलब आपको ऐसे जाना है, जैसे देखिए अंकित का पूरा मार्क निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको आराम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनेगा। अंकित के बाद आप क्या करेंगे, ब्रिजेश का निकालेंगे, ब्रिजेश के बाद चिराग का निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको ओवरऑल 60% चाहिए ना, तो वही तरीका आप पिछले वाले क्वेश्चन का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको प्राप्तांक निकालना होगा सबका है ना, अब बटे पूर्णांक रखना पड़ेगा और गुणे 100 करना पड़ेगा है ना। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किसका किसका 60% आ रहा है। देखिए इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, 150, 138 है ना, 280 यहाँ पे 300, 400, 500 और 600 है ना, टोटल 600 आ रहा है।
तो आपको देख लेना है कि कितने ऐसे बच्चे जो 300 से ऊपर का नंबर ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल इसका जो पूर्णांक दिख रहा है, पूर्णांक कितना हो गया, 600 हो गया, ये आपका पूर्णांक हो गया। जब पूर्णांक 600 है तो आपको प्राप्तांक ढूंढना है कि प्राप्तांक की स्थिति में कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो क्रॉस कर रहे हैं 300 नंबर को। तो 300 नंबर को क्रॉस करने की बात करेंगे तो देखिए 300 नंबर का क्रॉस आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे 150 का देखिए 65%, मतलब अगर यहाँ पे हम लोग 150 का 65, 15 छक्का 90, मतलब 90 के आसपास यहाँ पे नंबर मिल रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे 130 का मतलब अप्रॉक्सीमेशन के साथ हम लोग जा रहे हैं, है ना। 30 का मतलब देखिए 40 के परसेंट यहाँ पे मिल रहा है, 130 हो गया, है ना। 60 नंबर यहाँ पे मिल रहा है, 190 हो गया, है ना। 70 नंबर यहाँ पे मिल रहा है, 260 हो गया। और इसके बाद अगर इसमें देखेंगे ना, देखिए इसमें देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 से 48, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 300 क्रॉस कर जाएगा, ये क्रॉस कर जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन के साथ खेला गया, है ना। तो इस तरीके से देखिए इसके परसेंट तो इससे ज़्यादा ही दिख रहे हैं, तो ये भी क्रॉस कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको अप्रॉक्सीमेशन के साथ जाना है और अप्रॉक्सीमेशन के साथ जाकर के आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए तो यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे सेकंड डीआई, देखिए पहली डीआई हम लोगों ने डन कर लिया, इसमें ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब सेकंड डीआई क्या पूछा जा रहा है, निम्न तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्षों में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कार ABCDE की संख्या के आंकड़ों को दिया गया, है ना। मतलब ये जो ईयर है ना 2016, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ पे एक कार मतलब कार का प्रकार ए है ना। 2016 में कंपनी ने 230 और इसमें 1000 लगाना है, मतलब 3 जीरो और बढ़ा देंगे, इतना कार बनाया था। तो ये आपको आंकड़ा दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न होगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि प्रतिशत क्या है, मतलब 16 से 21 में कितना वृद्धि हुआ। देखिए अब ए की बात करेंगे तो ए ने 16 में जो कार प्रोडक्ट किया है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं ताकि दोनों दिखता रहे। देखिए यहाँ पे देखिए ए की अगर बात करेंगे तो देखिए 2016 में ए ने कितना कार बनाया था, 230 कार बनाया था। तो अब यहाँ पे 1000 है तो 1000 के लिए आप ये लिखो या फिर मत लिखो, कोई फर्क नहीं, ठीक। देखिए 2021 में इसने कितना कार बनाया, 255 कार बनाया, है ना। ग्रोथ कितने का हुआ है, ग्रोथ हुआ है 25 कार का, 25 मतलब 25,000 का, बाकी वो 1000 से तो 1000 कट ही जाएगा। बेस कितना है, 230 है इंटू 100, है ना। 0 से 0 कट गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये 23 से भाग करेंगे ना तो ये अप्रॉक्सीमेट बहुत हल्का सा आगे जाएगा, बहुत हल्का सा। देखिए सबसे पहले तो इसका अंश बड़ा है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब इन 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो 23 एक्का 23, अब दशमलव लग गया, मतलब अप्रॉक्सीमेट 10 के आसपास आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष में किस प्रकार के कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई, है ना। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है पिछले वर्षों में, है ना, किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की है, मतलब कौन सा ऐसा जहां पे निरंतर वृद्धि। देखिए ऑप्शन डी BAD दिया है तो यही 3 चेक कर लीजिएगा, BAD। देखो अगर बी की बात करेंगे लगातार ग्रोथ होना चाहिए, देखिए बी में यहाँ पर ग्रोथ है लेकिन फिर कमी आ गई, है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना। ए की बात करेंगे यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर भी ग्रोथ है, यहाँ पर भी ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर कमी आ गई, ये भी नहीं होगा। अब डी की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ग्रोथ है, फिर ग्रोथ है, फिर यहाँ पे कमी आ गया, तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे निरंतर लगातार ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ के साथ कुछ ना कुछ कमी भी आ रही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा है, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान कंपनी एक्स द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम है ना। मतलब 2016 से 2021 तक जब आप बढ़ेंगे ना तो किस प्रकार का कार ऐसा है जो कि मैक्सिमम है। तो चलिए देख लेते हैं, आते हैं अपने चार्ट पे। देखिए यहाँ पे 16 से 21 तक आप आएंगे, देखिए 16 से 21 में आएंगे तो यहाँ पे आपको ए वाले फैक्टर को पूरा जोड़ना है। देखिए ए मतलब यहाँ पे आपको कारों की संख्या देखना है। ऐसे भी आप देखो चार्ट को देख के डायरेक्ट देख सकते हैं कि ए में हर बार आपको 200 दिख रहा है ना, लेकिन अब बी में देखेंगे तो यहाँ पे 200 से कम आ गया, तो मतलब बी तो हमेशा कम हो जाएगा। सी में भी देखो 200 से कम आ चुका है, डी में भी 200 से कम है और ई में भी 200 से कम है। बाकी आप इसको जोड़कर आंसर करेंगे। हाँ यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे दिख रहा था क्योंकि इसमें हर जगह देखिए हर ईयर में 200 से प्लस कार बनाए, लेकिन यहाँ पे 200 से कम होता जा रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी अगर आपको देखकर नहीं पता चलता तो आप इसको जोड़कर आंसर निकालते, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही। ठीक है चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान
कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है ना। 2018 से 21 तक में देखना है, कार डी की बात की जा रही है। देखिए 2018 से 2021 है ना, 2018 कार डी कितना रहा, ये देखिए 230 है। 2021 कार डी कितना 220 है। देखिए 2018 में जो कार डी की संख्या थी ये 230 थी है ना, और 2021 में जो हो चुकी है ये कितनी हो चुकी, 220 हो चुकी। कितने की कमी आ रही, 10 की कमी आ रही। इसका बेस क्या है, बेस है 230। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा है ना, 100/23 है ना, 100/23। अब आप इसको चाहे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा है ना, तो 100/23। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने चार्ट पे है ना, देखिए सॉरी यहाँ क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे 100/23 है ना, 23 चौका 96 है ना, तो 4 तो देखिए अप्रॉक्सीमेट 4 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न क्या दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना परसेंट है। देखिए 2016 में ई की बात हो रही है, 2016 में ई की बात हो रही है, और 2019 में बी की बात हो रही है, ये दो की बात हो रही है ना, मतलब कि उत्पादन का लगभग कितना परसेंट है ना। तो देखिए 16 में ई के उत्पादन को देख लेते हैं और 19 में बी के उत्पादन को देखते हैं। देखिए 16 में जो ई का उत्पादन है, अगर बात करेंगे 16 के ई का उत्पादन, तो 16 ये रहा, 16 का ई है 115। इसके बाद 19 आपसे पूछा था, तो 19 का बी कितने हैं, 19 का बी है 215 है ना, 16 का ई और 19 का बी। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए 16 का ई है ना, 16 का ई है 115, 19 का बी है 215। अब आपसे पूछ रहा है कि 16 का ई 19 के बी का कितना परसेंट है। देखिए 115 215 का कितना परसेंट होगा है ना। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना। देखिए अगर ये 200 देखिए ये 230 होता, अगर ये 230 रहा होता तो ये डायरेक्टली आपको दिख जाता कि 50% है, ठीक है। ये 230 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये 50% से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये अप्रॉक्सीमेशन का खेल है ना। देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है ना। अब 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाकी आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, काट करके आपको यही ऑप्शन मिलेगा। चल नेक्स्ट अगले प्रश्न पर देखिए, अब यहाँ पे पाई चार्ट का एक क्वेश्चन दिया है। देखिए पाई चार्ट की बात करेंगे तो पाई चार्ट में क्या चीज़ें होती हैं। पाई चार्ट के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको एक चार्ट मिलेगा है ना, एक चार्ट बना हुआ मिलेगा। इसमें अलग अलग सेगमेंट होंगे। अगर ये आपको डिग्री में दिया रहेगा तो आपको ओवरऑल 360 डिग्री मानना है, और परसेंट में दिया रहेगा तो आप इसको 100% मानेंगे। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक। आप ये दो डेटा को अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। देखिए दिया है, निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च के का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया जो संवर्धन लागत है, मतलब यहाँ पे संवर्धन के लिए 5% आता है ना, कागज के लिए 30% खर्च आता है, मुद्रण के लिए 20-25% आता है, जिल्दसाजी 15%, रॉयल्टी 20% और परिवहन में 5% है ना। तो इसमें जितने भी परसेंट का खर्च है यहाँ पे एकदम स्पष्ट दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना। देखिए संवर्धन पर 5% है, तो 5% का केंद्रीय कोण पूछ रहा है। देखिए जब कभी भी डिग्री से कोण या कोण से डिग्री में बदलना होगा तो 18/5 या 5/18 है ना, ये फैक्टर बस आपको याद रखना है, ठीक। देखिए अगर आप कभी भी ना परसेंट से चल रहे हैं और आपको अंश में आना है ना, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई कराएंगे 18/5 से है ना। और अगर आप अंश से चल रहे हैं और आपको परसेंट में आना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 5% है, इसका 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 18 डिग्री। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है ना, मतलब जितना भी कॉस्ट प्राइस था उससे 20% अधिक रखा गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये, तो एक पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है। समझिए देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना इसका कॉस्ट प्राइस था है ना, उससे आपने 20% एक्स्ट्रा चढ़ा के रखा है, ठीक। अब बोला जा रहा है कि एक पुस्तक का जो मतलब मार्क प्राइस है वो कितना है, वो आपका ये है 160 रुपये, मतलब 120 की वैल्यू दे रखी है 160 है ना। तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 40 से काटेंगे 3 है ना, यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखिए 1 की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक। ये 1 की वैल्यू 4/3 मिल रही है ना। इसके बाद जब ये 1 की वैल्यू इतनी मिल गई 4/3, तो यहाँ पे आप 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 की वैल्यू 400/3 है ना। रुकिए यहाँ पे कुछ चीज़ें उल्टी हो गई लगता है। देखिए यहाँ पे किताब मान लीजिए 100 रुपये का था, इसका CP 100 रुपये है ना। इसका मार्क प्राइस कितना है 120 रुपये हो गया, 20% एक्स्ट्रा है। 120 की वैल्यू दे रखी है 160 है ना,
तो 1 की वैल्यू जो हो जाएगी 160/120। तो ये 100 की वैल्यू ये आ गई है ना। ये मतलब यहाँ पे जो किताब का मूल्य है, किताब जितने रुपए में बना है ना, किताब कितने रुपए में बना है, किताब के बनने का दाम ये। अब इसको काट लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20 से कटा 5 और यहाँ पे 20 से कटा 6 है ना। फिर से काटेंगे तो यहाँ पे 80 और यहाँ पर 3 है ना, 400/3। किताब इतने रुपए में बना है। अब आपसे आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन देखिए ये किताब बना है 400/3 रुपए में। आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको ये बताना है कि कागज़ का दाम कितना होगा। तो कागज़ 30% लगा था, तो 30 और परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग कर लेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से यहाँ पे कट गया 10 है ना। आंसर आ गया 40 रुपये है ना। तो जो कागज़ इसमें लगा इस किताब में 40 रुपये का लगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 इसका सही आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा 40। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि इतनी है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% का लाभ हो। देखो अब यहाँ पे 5200 प्रति है ना। 5200 प्रति का जो कॉस्ट आ रहा है ट्रेवल के लिए इतना आ रहा है, तो 1 प्रति का कितना आएगा पहले इसको निकाल लेते हैं। 80,500/5200 है ना। देखिए अब इसको भाग करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया है ना। अब इसको 13 से भाग करेंगे, 13 6 का 78। तो ये अभी पूरा कटने वाला नहीं है, तो इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, मतलब देखिए 1 प्रति का जो खर्चा आ रहा है 805/52 रुपये, ये 1 प्रति का खर्चा आ रहा है। मतलब किसके लिए आ रहा है, ये ट्रेवल के लिए। अब देखते हैं ट्रेवल कितना परसेंट है। देखिए ट्रेवल की बात करेंगे तो ट्रेवल जो आ रहा था परिवहन लागत 5% है ना। तो आगे आते हैं अपने स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने जो निकाला था 805/52 है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये 5% की वैल्यू। ये 5% की वैल्यू, तो यहाँ पे 5% हो गया। अब यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। 100% मतलब किताब इतने रुपए में बना है। ठीक, किताब इतने रुपए में बना है। अब आपको कितना लाभ चाहिए, आपको चाहिए 25% का लाभ, मतलब 5/4 है ना। कैलकुलेट करेंगे, देखिए 5 से 5 कट गया है ना, 4 से काटेंगे, ये 25 बार में कटेगा। ठीक, अब इसके बाद ना इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 805 गुणे 25 है ना, और बटे में यहाँ पे देखिए इसको जब काटेंगे तो ये 52 है ना। 25 दूना 50 है ना। इसके बाद दशमलव लगेगा है ना। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आप 0.08 है ना। अब इसको भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट ना लगभग आपको ये दिख रहा होगा एकदम स्पष्ट कि 400 के आसपास की वैल्यू मिलेगी है ना। 400 के एकदम एग्जैक्ट आसपास की वैल्यू मिलेगी। तो इसका एग्जैक्ट डेटा जो रहेगा आप इसको कैलकुलेट कर लेना। आगे है अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है ना। देखो यहाँ पे रॉयल्टी प्रिंटिंग से कितना कम है आपसे पूछा जा रहा है। तो रॉयल्टी और मुद्रण की बात करते हैं। देखिए रॉयल्टी है 20% है ना, और मुद्रण कितना है, आपका मुद्रण है 25% है ना। देखिए आते हैं इसमें। देखिए आपसे पूछा है कि रॉयल्टी मुद्रण से कितना परसेंट है। रॉयल्टी है 20, मुद्रण है 25 है ना। तो मुद्रण से 5 कम है। देखिए रॉयल्टी जो है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने परसेंट कम है। तो देखिए यहाँ पे रॉयल्टी से 5 कम है ना। और इसका बेस किसको रखा गया, इसका बेस रखा गया 25 को है ना। अब इसको काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब होता है 20%, ऑप्शन नंबर बी है ना, क्योंकि इससे कम है तो इसीलिए बेस हमने इसको माना है ना। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। ठीक, तो देखिए अगले स्लाइड पे एक क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिएगा, आप इसको टैकल कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब आपके सामने यहाँ पे लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन दिया है ना। यहाँ पे देखिए लाइन बना हुआ है। अब इन लाइन को पढ़िएगा है ना, और इसको ट्राई कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आता है, आप इसको कमेंट कीजिएगा। तो आज की ये क्लास रही, वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे, इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ। ठीक, देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर के DI के क्वेश्चन थे उसको टैकल किया। ठीक,